यार आप सभी का लेट्स लर्न पे बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी के सीरीज में क्लास 6 को डिस्कस कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में 7वें अध्याय को डिस्कस करेंगे, जिसका शीर्षक है हमारा देश भारत। भारत के विषय में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन जो है इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे, हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो इसे बहुत ही ध्यान से देखिएगा, एग्जाम में हो सकता है कि प्रश्न इससे पूछे जाएं। ओके, आइए देखते हैं। बताया जा रहा है कि हमारा जो देश है भारत बहुत ही बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है। आप देखते ही हैं कि उत्तर में यह हिमालय से घिरा हुआ है, यानी कि उत्तरी क्षेत्र जो है बिल्कुल पर्वत शिखरों से घिरा हुआ है। पश्चिम में आप देखेंगे अरब सागर है, जबकि पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। ठीक है, ये कुछ विशेषता है, चौहद्दी आप कह सकते हैं, भारत के चौहद्दी को दिया गया है। प्रायद्वीप के विषय में यहाँ बताया गया है कि प्रायद्वीप स्थल का वह भाग होता है जो तीन तरफ से जल से घिरा हुआ हो। तो अपना जो भारत है देखिए तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। तो भारत को क्या कहते हैं? भारतीय प्रायद्वीप। ठीक है, ओके, आइए आगे बढ़ते हैं। भारत के क्षेत्रफल के विषय में बताया जा रहा है कि भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक के विस्तार को बताया जा रहा है कि लगभग 3200 किलोमीटर का यह विस्तार है। पूर्व में अरुणाचल प्रदेश से पश्चिम में कच्छ तक की बात करें तो 2900 किलोमीटर का विस्तार है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम 2900 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण 3200 किलोमीटर। ठीक है, ये विस्तार जो है भारत का बताया जा रहा है। इसके बाद ऊंचे ऊंचे पर्वत, भारतीय महामरुस्थल, उत्तरी मैदान, असमान पठारी सतह, तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को दर्शाते हैं। कहने का मतलब है कि अपने भारत में इतने प्रकार के स्थल रूप पाए जाते हैं। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पर्वत, पठार, मैदान इन सब के विषय में पढ़ा था, स्थल रूप के अलग अलग भागों के विषय में। तो भारतीय क्षेत्र भी इन सब विविधताओं से भरा हुआ है। इसके अतिरिक्त भारत में जो है अलग अलग स्थान पे जलवायु में भी विभिन्नता है, अलग अलग प्रकार के वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ तक कि भाषा और संस्कृति में भी बहुत अधिक विविधता है। हमारे देश का टैगलाइन ही है विविधता में एकता, यानी कि इतने सारे विविधताओं के बावजूद हम सभी आपस में एक रहते हैं, एकता के भाव से रहते हैं। ठीक है, अगर आबादी की बात करें तो भारत जो है 100 करोड़ से भी अधिक आबादी है भारत की। चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे जो है अधिक जनसंख्या वाला देश है अपना भारत। आगे कर्क रेखा के विषय में बताया जा रहा है कि कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। देखिए, अगर ये पृथ्वी है, ये 0 डिग्री अक्षांश है, ये 0 डिग्री देशांतर है, तो भारत कहाँ है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये देखिए उत्तर पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है। तो जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री जो है उत्तरी गोलार्ध में स्थित होता है। तो ये लगभग मध्य से भारत के गुजरेगा, ये एक इन्फॉर्मेशन है। आगे जो है मुख्य भूमि के विस्तार के विषय में बताया जा रहा है। अगर उत्तर से दक्षिण के तरफ को देखें तो भारत का अक्षांशीय विस्तार है। देखिए ये 8-4 आप कह सकते हैं इसे अक्षांश है, ये 37-6 अक्षांश है। तो ये भारत का अक्षांशीय विस्तार है 8-4 से 37-6, इसे रटना ही होगा, ये नंबर है। ठीक है, भारत का अक्षांशीय विस्तार जब भी पूछे तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। अब देशांतरीय विस्तार की बात करते हैं तो देशांतरीय विस्तार जो है 68.7 से 97.25 के बीच है। हमेशा ध्यान रखिएगा, भारत का देशांतरीय विस्तार जब भी पूछे तो 68 डिग्री 60 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है, ये हो गया भारत का देशांतरीय विस्तार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में देशांतर के अनुसार समय को समझा था कि हर जगह का एक मानक समय होता है। जैसे भारत का मानक समय किस देशांतर के अनुसार लिया गया था? 82.5 डिग्री देशांतर के अनुसार, यानी 82.5 डिग्री देशांतर को भारत का मानक याम्योत्तर माना गया और उसके अकॉर्डिंग टाइम को भारत का स्थानीय समय कहा गया था। भारत का जो देशांतरीय विस्तार है यहाँ देखिए 68.7 और 97.25 के बीच आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगभग 29 डिग्री का अंतर हो रहा है। 1 डिग्री के लिए 4 मिनट होता था, मान लीजिए 29 को 30, तो 30 डिग्री के लिए कितना हो जा रहा है? 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा। अगर हम मध्य को नहीं मानते, 82.5 डिग्री को मानक याम्योत्तर नहीं मानते, तो क्या होता? भारत के समय में 2 घंटे का अंतर हो जाता। अब कोई रेलगाड़ी यहाँ से यहाँ जाती तो उसका समय गड़बड़ हो जाता। इसके लिए पूरे देश का समय फिक्स कर दिया गया है 82.5 डिग्री मानक याम्योत्तर के अनुसार। पिछले कुछ चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा था रूस में जो है 11 मानक समय थे, क्योंकि रूस का जो देशांतरीय विस्तार है बहुत ज़्यादा अधिक है।
इसी तरह यहाँ इस चैप्टर में बताया जा रहा है कि यूएसए में 7 जो है मानक समय है और कनाडा में 6 मानक समय है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत के पड़ोसी देश के विषय में बताया जा रहा है कि भारत का जो स्थलीय सीमा है 7 देशों से जो है जुड़ी हुई है। उसका नाम बताना है। नाम बताइए। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार तथा बांग्लादेश चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भारत का जो है मैप दिया हुआ है जिसमें आप राज्यों के सीमाओं को समझ सकते हैं। बता रहा है कि इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी है। इसे आप मैप में देख के समझ सकते हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। ये भी हम लोग पहले के अध्याय में ही समझ चुके हैं। मैंने बता दिया था कि पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है या जोड़ती है। देखिए यहाँ पे ये जो है ये पाक जल संधि का है जो भारत और श्रीलंका को अलग कर रही है। ठीक है, चलिए अब हम लोग राजनीतिक एवं प्रशासनिक विभाजन के विषय में पढ़ते हैं। भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए इसको जो है 29 राज्यों और 7 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। ये तो आप सभी जानते ही हैं। सबसे अंतिम जो राज्य है वो तेलंगाना है। भारत का 29वां राज्य 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। दिल्ली भारत की राजधानी है। भारत में जो राज्यों का बंटवारा हुआ है भाषाओं के आधार पर हुआ है, भाषा के आधार पर हुआ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य है जबकि गोवा सबसे छोटा राज्य है। प्रशासनिक सहायता के लिए राज्यों को जिलों के स्तर में बांटा जाता है। ये कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक विभाजन के विषय में हम लोगों ने समझा। अब भौतिक विभाजन को समझते हैं। भौतिक विभाजन को चित्र में देख के अच्छे से समझा जा सकता है। तो हम लोग चित्र को देखते हैं और मैं बुक में जो है पढ़ते जाऊंगा तो अच्छे से आप समझ पाएंगे। ओके, चलिए आइए समझते हैं। सबसे पहले दिया जा रहा है कि भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियां विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, तट, द्वीप समूह। तो ये सब तो आप समझ ही रहे हैं। भारत में पर्वत भी है, पठार भी है, द्वीप समूह भी है, बहुत सारे प्रकार के स्थल रूप है। स्थल रूपों के विषय में पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था। उत्तर में बर्फ से ढका हिमालय संतरी का कार्य करता है। उत्तर में जो ये हिमालयी क्षेत्र है यह संतरी का कार्य करता है, रक्षक का कार्य करता है। हिमालय का अर्थ ही होता है बर्फ का घर, हिम जोड़ आलय, हिम का घर। ठीक है, अब हिमालय पर्वत श्रृंखला को जो है यहाँ 3 भागों में बांटा गया है। सबसे उत्तर में जो श्रृंखला स्थित है ये देखिए, ये जो सबसे उत्तर में जो श्रृंखला है इसे हम लोग हिमाद्री या बृहत हिमालय के नाम से जानते हैं। इसके बीच में जो है मध्य में इसे मध्य हिमालय या हिमाचल के नाम से जाना जाता है और सबसे निचले श्रृंखला को हम लोग शिवालिक के नाम से जानते हैं। तो हिमालय के इस 3 श्रृंखला को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हिमालय के दक्षिण में जो है भारत का उत्तरी मैदान स्थित है। हिमालय से जितनी नदियाँ निकलती हैं ये देख रहे हैं, गंगा, यमुना, ये सारी नदियाँ इन जो है मैदानों का निर्माण करती है। पिछले अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे नदियाँ जो है पर्वतों पठारों से निकलकर अपने साथ कुछ निक्षेपों को लाती है और उससे मैदानों का निर्माण करती है। तो ये मैदान जो है नदियों द्वारा बनाया गया है, ये बताया जा रहा है। ये मैदान सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र तथा इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बने हैं। जलोढ़ का मतलब होता है जल द्वारा जो बहुत महीन मिट्टी लाई जाएगी, यानी कि नदी द्वारा, उससे जिस भूमि का निर्माण होगा उसे जलोढ़ कहेंगे। ठीक है, चलिए नदियों के द्वारा बनाए गए ये मैदान जो है काफ़ी उपजाऊ होते हैं और इसी कारण से क्या होता है कि इस मैदानी क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में लोग रहते हैं, क्योंकि ये उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ ज़मीन है। यहाँ लोग अच्छे से रह सकते हैं। जो है आर्थिक स्थिति लोगों की ठीक रहेगी अगर यहाँ रहेंगे तो। ठीक है, चलिए अब अगला इन्फॉर्मेशन आता है कि भारत के पश्चिमी भाग के विषय में। ये भारत का पश्चिमी भाग है। तो पश्चिमी भाग में भारत का महामरुस्थल स्थित है। मरुस्थल के विषय में बताया जा रहा है कि यह बहुत ही शुष्क होता है, गर्म होता है और रेतीला होता है। यहाँ वनस्पति बहुत ही कम होता है क्योंकि पानी यहाँ है ही नहीं, तो वनस्पति कैसे होगा। अब उत्तरी मैदान के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। ये देखिए, ये हम लोगों ने उत्तरी मैदान को समझा, इसके दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार है। ये जो आप देख रहे हैं पठार, ये प्रायद्वीपीय पठार है। ठीक है, ये त्रिभुजाकार है, देख रहे हैं त्रिभुज का आकार बन गया। तो बताया जा रहा है कि यह त्रिभुजाकार है और इसका धरातल काफ़ी ऊंचा नीचा है, मतलब कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा नीचा है, इस प्रकार का कुछ है। इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं तथा घाटियाँ स्थित है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर पश्चिम क्या हुआ,
ये हुआ उत्तर पश्चिम, उत्तर और पश्चिम। तो यहाँ अरावली पर्वत श्रृंखला को देख रहे हैं। हम लोगों ने अरावली पर्वत श्रृंखला के विषय में पढ़ा था कि यह विश्व की सबसे पुरानी जो है पर्वत श्रृंखला है, वलित पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो यह ध्यान रखिएगा। इसके बाद विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला के विषय में भी बताया जा रहा है, आप यहाँ देख रहे हैं, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इनसे होकर नर्मदा और तापी नदियाँ बहती हैं और ये पश्चिम की तरफ बहने वाली दो नदियाँ हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। देखिए पश्चिमी दिशा है तो नर्मदा और तापी कहाँ से, विंध्य एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों से निकल के अरब सागर में गिरती है। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है कि अरब सागर में गिरने वाले या पश्चिम की तरफ गिरने वाले दो नदियों का नाम बताइए। तो नर्मदा और ताप्ती यह कहाँ से निकलती है, विंध्य तथा सतपुड़ा पर्वत श्रृंखलाओं से। ओके, चलिए अगला इन्फॉर्मेशन पढ़ते हैं। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। देखिए ये पठार है तो पठार के पश्चिम में क्या है, पश्चिमी घाट स्थित है, ये पश्चिमी घाट है, ठीक है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। ओके, चलिए पश्चिमी घाट के विषय में बताया जा रहा है कि पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है। आप चित्र में भी देख पा रहे हैं, ये जो पश्चिमी घाट है देख रहे हैं, एक समान रूप से दिखाई दे रहा है, जबकि पूर्वी घाट एक समान नहीं है। यहाँ है ही नहीं, कट फट गया है, फिर यहाँ है, फिर थोड़ा सा यहाँ है। तो पूर्वी घाट एक समान रूप से जो है मतलब व्यवस्थित नहीं है, जबकि पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से हुआ है। अब यहाँ पर जो पठारी है उसके विषय में बताया जा रहा है कि यहाँ बहुत प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, लौह अयस्क इत्यादि, ठीक है। इन सब पठारों पर कोयला, लौह अयस्क आदि पाए जाते हैं। पश्चिमी घाट के पश्चिम में तथा पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान है। अब देखिए ये जो पश्चिमी घाट है यहाँ पे इसके पूर्व में ये आपको जो क्षेत्र दिख रहा है ये तटीय क्षेत्र है, और फिर यहीं वैसे ही पूर्वी भाग के जो है पूर्व में ये तटीय क्षेत्र है। तो इन दोनों के विषय में बताया गया है। चलिए पूर्वी तटीय मैदान बताया जा रहा है अपेक्षाकृत चौड़े हैं। ये तो आपको चित्र में भी दिख रहा है कि पश्चिम का जो तटीय मैदान है, तटीय क्षेत्र है, उसके अपेक्षाकृत पूर्व का जो है तटीय क्षेत्र ज़्यादा चौड़ा है। देख रहे हैं ये जो हरा वाला क्षेत्र है ये मैदानी क्षेत्र है और पीला वाला पठारी क्षेत्र है। तो ये एक इन्फॉर्मेशन हुआ। इसके बाद जो है वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। पूर्व की तरफ जो है कई सारी नदियाँ बहती हैं, जैसे बताया जा रहा है आपको महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी। ये महानदी है पूर्व की तरफ गिरने वाली, ये गोदावरी है, ये कृष्णा है, ये कावेरी है। ये सभी कहाँ गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में, ये ध्यान रखना है। अरब सागर में 2 नदी नर्मदा और ताप्ती, बंगाल की खाड़ी में 4 नदी महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। मुख्य रूप से इसे ही ध्यान में रखना है। बताया जा रहा है कि ये सारी जो नदियाँ हैं जब ये गिरती हैं तो यहाँ पे क्या करती है, उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों का जो डेल्टा है इसे हम लोग सुंदरवन डेल्टा के नाम से जानते हैं। यह बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ पे जंगली क्षेत्र हो गया है। ये कुछ इन्फॉर्मेशन था जो है फिजिकल रूप से बताया गया था, इसे हम लोगों ने समझा अच्छे से। मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे से इस बात को समझ पाए होंगे। अब अंतिम पेज पे जो है कुछ बातें दी गई हैं जिसे थोड़ा सा देख लेते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले परवाल द्वीपों के विषय में समझ लेते हैं कि परवाल समुद्री जीव होते हैं जिनके कंकाल को हम लोग पॉलिप कहते हैं। क्या होता है कि मान लीजिए समुद्र का तल है तो यहाँ पहले लेयर में परवाल रह रहे हैं और इनका ये सब खोपड़ी है, ये सब जो है चूना पत्थर का बना होता है। इसके अंदर का जब जीव मर जाएगा तब फिर इसके ऊपर अगले परत बनाकर जीव रहने लगेंगे। फिर ऐसे ही ये सब मर जाएंगे तो इसके ऊपर जीव रहने लगेंगे। ऐसे ही होते होते सैकड़ों सालों में, लाखों सालों में क्या होता है कि समुद्र के ऊपर तक ये पहुंच जाते हैं और ये बहुत ही बड़े स्तर पे होते हैं। तो इनसे जो है द्वीप का निर्माण हो जाता है। तो इसे ही हम लोग परवाल द्वीप के नाम से जानते हैं। तो परवाल क्या है, एक छोटे समुद्री जीव हैं जिनके कंकाल को हम लोग पॉलिप कहते हैं और पॉलिप के द्वारा ही इस प्रक्रिया के माध्यम से परवाल द्वीपों का निर्माण होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में 2 द्वीप समूह भी है, लक्षद्वीप और फिर अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। जो लक्षद्वीप द्वीप समूह है वह केरल के तट से कुछ दूर पर स्थित है और यही परवाल द्वीप है। परवाल द्वीप के विषय में हम लोगों ने अभी पढ़ा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है दक्षिण पूर्वी दिशा में है, बंगाल के खाड़ी में स्थित है। 2004 के सुनामी में यह काफ़ी प्रभावित हो गया था। आप लोग जो है इसके विषय में आगे पढ़ेंगे। फिर अंत में सुनामी के विषय में एक लाइन में बताया गया है कि सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है जो समुद्र तल पर भूकंप के कारण उत्पन्न होता है। देखिए जब पृथ्वी पर भूकंप आता है तो क्या होता है, सब कुछ हिल जाता है। सेम भूकंप अगर समुद्र तल पे आएगा तो क्या हो जाएगा कि समुद्र
तल पर तो लोग नहीं रह रहे हैं, पानी रह रहा है, तो पानी में हलचल मच जाता है बहुत बड़े स्तर पर, फिर समुद्र का पानी स्थल पे आ जाता है। इसे ही हम लोग सुनामी के नाम से जानते हैं।